हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स और कर रहे हैं कि यूजीसी नेट की तैयारी। हम कर रहे थे ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरीज, जिसका एक वीडियो पहले आ चुका है, जिसमें हमने किया था एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, जो की थी एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो की। तो इसके आगे ही अब हम आज करेंगे हेक्सचर-ओहलन थ्योरम। तो सबसे पहले ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी हमारे ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरीज की, जिसमें कि सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जो कि एडम स्मिथ ने दी थी 1776 में। उसके बाद रिलेटिव या कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, जो कि 1817 में डेविड रिकार्डो ने दी थी। ये दोनों हमने कर ली है। आज हम करेंगे हेक्सचर-ओहलन-सिम्पसन मॉडल, जो कि 3 है। ये 1919 एंड 1933 और उसके बाद है 1949। तो ठीक है, ये 3 है, 1999, 1933 एंड 1947। ये जो है हेक्सचर-ओहलन थ्योरी एक्चुअली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला है हेक्सचर-ओहलन थ्योरम, फिर स्टॉल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम। जैसे ये हेक्सचर-ओहलन थ्योरम है, इसको फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी भी कहते हैं। जब ये थ्योरी करेंगे तो पता पड़ेगा फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी क्यों कहते हैं। उसके बाद स्टॉल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम, जो कि 1941 में आई। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम 1948, रेबेन्स्किन थ्योरम 1955 और फिर है लियनटिफ पैराडॉक्स, फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, ये 1953 में। तो हेक्सचर-ओहलन थ्योरम जो है, ये 4 पार्ट्स जो हैं इसमें एक्चुअली इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हम करेंगे हेक्सचर-ओहलन थ्योरी, फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी भी कहते हैं जिसे, और साथ में दूसरा हम करेंगे फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी। तो ये जो दोनों थ्योरीज हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पीछे की ये स्टॉल्पर और ये वाली 1955 रेबेन्स्की थ्योरम जो है वो कवर करेंगे। तो ये वीडियो देखने से पहले आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें कि हमने ये एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो की दोनों थ्योरीज की थी। अब देखिए, ये जो है क्रोनोलॉजी जो थी, ये नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हेक्सचर-ओहलन-सिम्पसन मॉडल जो है, इसको शुरू करने से पहले इसकी स्टोरी लाइन क्या है, एक बार थोड़ा इसको समझते हैं। कहाँ से ये शुरुआत होती है और फिर कहाँ पे खत्म होता है, क्या इसका पूरा कंसेप्ट है। तो ये है, इफ फैक्टर इज एंडोव्ड इन इज more labor abundant country, if labor endowment is more। ठीक है, तो अगर कोई कंट्री है जहां पर एंडोवमेंट या एंडोव है लेबर, दैट मीन्स लेबर जहां पर बहुत ज्यादा है। तो इफ लेबर एंडोवमेंट इज मोर, तो इसका क्या मतलब है, लेबर अगर वहां बहुत ज्यादा है तो दैट मीन्स दैट कंट्री इज लेबर अबाउंडेंट कंट्री। वहां पर जो है प्लेंटी ऑफ लेबर, बहुत सारा लेबर है, वो लेबर रिच कंट्री है। तो दैट मीन्स क्या है, जो लेबर है वो इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल है लेबर, यानी कि लेबर की जो है सप्लाई वो ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, दैट मीन्स इसकी जो प्राइसेस हैं कम होगी। लेबर की प्राइसेस क्या होती है, हमारी वेजेस। तो दैट मीन्स क्या है, वेजेस कम होंगे। तो क्या है स्टोरी लाइन, सबसे पहले कोई भी जो कंट्री है जहां पर लेबर बहुत ज्यादा है, तो वहां पर क्या है, लेबर इजीली अवेलेबल होगा। तो इजीली अवेलेबल है, दैट मीन्स लेबर की प्राइसेस कम होंगी। लेबर की प्राइसेस कम यानी कि वेजेस लोअर होंगे। लेबर की प्राइस क्या होती है, लेबर को क्या पे करते हैं, हम वेजेस देते हैं, तो वेजेस लोअर होंगे, या जिसे हम कहेंगे कि चीप लेबर होगा, वहां पर लेबर सस्ता होगा। तो जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं वहां पर लेबर की कॉस्ट कम आएगी। किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में लेबर की कॉस्ट कम आएगी, तो दैट मीन्स प्रोडक्शन की कॉस्ट लोअर रहेगी, लेबर की कॉस्ट कम रहने से। तो क्या होगा कि जहां पर लेबर की कॉस्ट कम है और लेबर की कॉस्ट कम होने से प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो रही है, तो वहां पर कंट्री क्या करेगी, कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज करेगी।
कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज किया जाएगा क्योंकि लेबर वहां पर कम है। तो ये थ्योरी क्या कहती है, अगर लेबर ज्यादा है तो दैट मीन्स लेबर वहां पर सस्ता होगा, इजीली अवेलेबल होगा। तो कोई भी जो कंट्री है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक को यूज करेगी। लेबर इंटेंसिव यानी किसी भी चीज को यूज करने के लिए लेबर का जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं ऐसी चीज और ऐसी टेक्निक का प्रोडक्शन करें जहां पर लेबर ज्यादा यूज हो कैपिटल की अपेक्षा। तो क्या होगा, कंट्री अगर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का यूज करेगी तो वो कंपनी ऐसी ही गुड्स या ऐसी ही वस्तुओं का एक्सपोर्ट करेगी जो कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बनी हो। ठीक है, क्योंकि वहां पर लेबर ज्यादा है, लेबर सस्ता है, तो उस लेबर की कॉस्ट कम आएगी, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ जाएगी। तो ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन दे पाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने से उसकी प्राइसेस कम होगी और इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो कंपटीशन दे पाएगी। इसलिए कंट्री ऐसी चीजों का एक्सपोर्ट करेगी जहां पर जो है जो चीजें लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, यही चीज उल्टा है। सिमिलरली अगर कोई कंपनी कैपिटल एंडोव्ड है, ठीक है, कैपिटल एंडोव्ड है, कैपिटल ज्यादा है उस कंट्री में, तो क्या होगा, कैपिटल के लिए कम पे करना पड़ेगा, कैपिटल वहां सस्ता होगा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी। तो दैट मीन्स कंट्री will use more capital intensive production techniques। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का कंट्री बहुत ज्यादा यूज करेगी और वो ऐसी ही गुड्स को प्रोड्यूस करेगी जो कि कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक से बनती हैं और उन्हीं गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा जहां पर कैपिटल इंटेंसिवली ज्यादा यूज होता है। तो फिर क्या है, इसका क्या मतलब है, इस थ्योरी का मेन जो पॉइंट है ये है, इट इज बेसिकली ड्यू टू इंडोमेंट ऑफ फैक्टर। ओके, ट्रेड क्यों होता है, क्योंकि किसी कंट्री में कोई जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत प्लेंटी अमाउंट में होता है, सो विच रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी जो फैक्टर है अगर बहुत ज्यादा है तो दैट मीन्स उसकी सप्लाई ज्यादा है, उससे उसकी प्राइसेस कम होंगी और उसकी प्राइसेस कम होने से प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आएगी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम आने से क्या होगा, उसकी जो गुड है उसकी प्राइस कम होगी। इफ द अबाउंडेंट फैक्टर इज इंटेंसिवली यूटिलाइज, ठीक है, जो भी ज्यादा है, जो भी फैक्टर है, चाहे वो लेबर है या चाहे वो कैपिटल है, अगर बहुत ज्यादा उसको यूज किया जाता है प्रोडक्शन में, उस फैक्टर के लिए इंटेंसिवली, उस फैक्टर को इंटेंसिवली यूज किया जाता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ जाएगी, जिससे क्या होगा, कंट्री जो है वो जो गुड है, गुड्स को बहुत मच चीपर कॉस्ट पे, ज्यादा चीपर कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर पाएगी और इसीलिए उसे कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा और इसलिए वो ट्रेड होगा, इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखिए सबसे पहले इसको ये इससे समझने की कोशिश करते हैं इस फिगर से। तो यहाँ पे ये जो देखिए ये है ये नेशन 2 का जो है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। ठीक है, ये नेशन 2 का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है और ये नेशन 1 का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। ठीक है, पीपीएफ है ये। अब देखिए क्या है, नेशन 1 के केस में अगर देखें तो क्या है, नेशन 1 जो है लेबर अबाउंडेंट है। यहाँ पर जो नेशन 1 है वो लेबर अबाउंडेंट है और क्या है, इसलिए वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्स प्रोड्यूस करेगा ज्यादा। क्यों, क्योंकि जो एक्स है, ये जो एक्स है ये लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है। ओके, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे जो एक्स मार्क किया है ये लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, वाई एक्सिस पे जो है वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है। दिस इज वाई एक्सिस। तो अब देखेंगे यहाँ पर इसी तरह से अगर N2 देखें, ठीक है, ये यहाँ दिस इज कैपिटल इंटेंसिव एंड दिस इज लेबर इंटेंसिव। N2 जो है, N2 क्या है, ये
कैपिटल अबाउंडेंट कंट्री है, कैपिटल अबाउंडेंट है, यहाँ पर कैपिटल ज्यादा है, सो व्हाट इट प्रोड्यूसेस वाई, वाई का ये प्रोडक्शन करेगी, जो कि वाई क्या है, वाई जो है वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है। वाई ऐसी कमोडिटी है जहां पर जिसका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये है एक्स ऐसी कमोडिटी है जिसका लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन किया जा ज्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन किया जाता है, किया जा सकता है, जबकि वाई जो है ऐसी कमोडिटी है जिसका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो यहाँ पर N1 जो है नेशन 1 है वो लेबर अबांडेंट कंट्री है, तो वो क्या ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा एक्स जो कि लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, जबकि N2 जो है नेशन 2 जो है हमारा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वाई प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज वाई क्या है कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है और नेशन 2 जो है वो कैपिटल बॉन्डेड कंट्री है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये जो PA1 है, PA डैश ये नेशन 2 की जो बजट लाइन है, PA जो है वो नेशन 1 की बजट लाइन है। ठीक है, ये इसके पॉसिबल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के हिसाब से ये यहाँ पर टेंजेंट है। ठीक है, तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है 1, इंडिफरेंस कर्व 1 पे दोनों का जो है इक्विलिब्रियम है, दोनों का इक्विलिब्रियम, दोनों नेशंस का इक्विलिब्रियम एक ही डिफरेंस कर्व पे इसलिए है बिकॉज दोनों जो है सेम टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, दोनों का सेम टेस्ट है, सेम प्रेफरेंसेस है, इसलिए सो दे फेस द सेम इंडिफरेंस मैप। ठीक है, और यहाँ पे इस इंडिफरेंस कर्व पे ये पॉइंट ए पे जो है नेशन 1 का इक्विलिब्रियम है, पॉइंट ए डैश पे नेशन 2 का इक्विलिब्रियम है। राइट, तो अब देखेंगे कि यहाँ पर अगर दोनों की हम टेंजेंट देखें तो ये जो टेंजेंट है नेशन वन की जो टेंजेंट है वो एक्स की तरफ इंक्लाइंड है, थोड़ा इसका स्लोप ऐसे लेटी हुई सी है, किस लिए है एक्स की तरफ इंक्लाइंड, बिकॉज यहाँ पे जो है लेबर ज्यादा है, नेशन 1 जो है लेबर अबंडेंट कंट्री है, लेबर ज्यादा है, तो ये एक्स एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है, एक्स एक्सिस पे जो है एक्स एक्सिस पे लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है जो कि उसके लिए सस्ती पड़ेगी, तो यहाँ पर ये लेबर इसकी तरफ इंक्लाइंड है, जबकि ये जो नेशन 2 है, नेशन 2 की अगर हम ये बजट लाइन देखें तो ये वाई एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है, वाई एक्सिस की तरफ इसका स्लोप है थोड़ी सी ऐसे खड़ी हुई सी है, जबकि ये जो नेशन 1 की थी ये लेटी हुई सी है, ये खड़ी हुई सी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो वाई पे है कैपिटल इंटेंसिव गुड है और नेशन जो 2 है ये कैपिटल बॉन्डेड कंट्री है, तो यहाँ पर कैपिटल ज्यादा सस्ता होगा। तो ये जो है इसका स्लोप और इसकी स्लोप में डिफरेंस है, क्या है PA1 का जो स्लोप है, PA का जो स्लोप है वो किस लोअर, इट इज लोअर देन PA डैश, ये जो स्लोप है इसका स्लोप जो है इससे कम है, तो what does it implies, it implies that N1 has comparative advantage in X, slope of PA dash is higher than slope of PA, it implies that N2 has comparative advantage in Y। ठीक है, इन दोनों का स्लोप देख के पता पड़ रहा है कि यहाँ पे इसको किसके लिए, इसको x के लिए कंपैरेटिव एडवांटेज है और नेशन 2 को y के लिए कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो अब दोनों की अलग अलग सिचुएशन है, नेशन 1 जो है वो लेबर अबांडेंट है और नेशन 2 जो है वो कैपिटल एंडोव्ड है वहां पर, तो उस हिसाब से दोनों की अलग अलग प्राइस लाइन है और वो इंडिफरेंस कर्व पे अलग अलग पॉइंट पे टच करती है, तो दोनों की प्राइस लाइन का स्लोप इसी वजह से अलग अलग है। तो जहां ये टच करती है, जहां पर टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व, वहां पे ये इन दोनों का जो है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, तो ये जो है ये मैं बता रही हूँ ये है बिफोर ट्रेड वाली सिचुएशन, दिस इज बिफोर ट्रेड, दोनों अपने अलग अलग पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है और अपने जो उनके पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हैं उस हिसाब से वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये बिफोर ट्रेड सिचुएशन है। अब आगे आइए देखिए क्या होता है आगे के केस में, तो अब चूंकि ये लेबर इंडोव्ड है कंट्री,
तो हेक्स्चर-ओलिन थ्योरम के हिसाब से जहां लेबर इन्वॉल्वड है तो इसका मतलब वेजेस वहां कम होंगे, लेबर की सप्लाई ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स गुड का प्रोडक्शन जो है वो चीपली कर सकता है, उसको ज्यादा चीप पड़ेगी कंपैरेटिव टू अदर कंट्री। ठीक है, तो वो क्या करेगा, N1 N1 विल स्पेशलाइज इन गुड एक्स एंड N2 क्या करेगा, एनटी जो है N2 है वो कैपिटल इन्वॉल्वड है, तो वो क्या करेगा, वहां पर कैपिटल सस्ता है तो इट विल स्पेशलाइज इन गुड वाई। ठीक है, ये गुड एक्स में स्पेशलाइजेशन करेगा, ये गुड वाई में स्पेशलाइजेशन करेगा। तो कब तक कहां तक करेगा स्पेशलाइजेशन, तो देखिए ये क्या करेगा, इट विल कंटिन्यू टू स्पेशलाइज टिल इट रीचेस एट पॉइंट बी। ठीक है, जब तक ये ए से बी पर नहीं पहुंच जाता तब तक वो स्पेशलाइजेशन करेगा। ठीक है, यहां से क्या होगा, ये नीचे देखिए पहले तो ये इतना एक्स का प्रोडक्शन कर रहा था 100 यूनिट्स, अब बी पे आ गया 120 यूनिट्स प्रोडक्शन करने लग गया, तो इसके बदले क्या है, ये जो y है जो पहले 40 यूनिट्स ही करता था, 40 यूनिट्स करता था, अब 20 यूनिट्स ही करने लग गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, x की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई और जो y की क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो गई, और ये b तक, b ऐसा पॉइंट है वहां तक ये स्पेशलाइजेशन करेगा और जो अपना x का प्रोडक्शन है बढ़ाएगा, y के प्रोडक्शन को कम करेगा। बिकॉज यहाँ पे ये जो है एक नई जो टेंजेंट आ गई, एक जो नई प्राइस लाइन आ गई बी डैश बी, ये बी डैश पे बी पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रही है, बीपी नई प्राइस लाइन आई है और यहाँ पे ये बी पॉइंट पे टेंजेंट है, तो ये यहाँ तक स्पेशलाइजेशन करेगा और ये बी डैश पॉइंट तक। अब जब N2 की बात करें तो N2 क्या करेगा, N2 यहाँ पर ए पर था पहले इस पोजीशन में, बिफोर ट्रेड क्या था, बिफोर ट्रेड तो ए पर था, ये क्या करेगा, y में स्पेशलाइजेशन करेगा, दैट मीन्स x को तो ये कम करेगा यहाँ तक c तक और y को इंक्रीज कर देगा कहां तक, b डैश तक। तो क्या होगा, इट विल कंटिन्यू टिल द इट रीचेस पॉइंट b डैश। ठीक है, तो ये जो है b डैश, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ऑफ टू नेशंस बिकम टेंजेंट टू कॉमन प्राइस लाइन। तो यहाँ पे ये जो कॉमन प्राइस लाइन है बीपी, ये कॉमन प्राइस लाइन पे दोनों टेंजेंट हैं। ठीक है, कॉमन प्राइस लाइन पे दैट मीन्स N1 विल एक्स गुड्स विल एक्सपोर्ट गुड एक्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड बाय। इसका क्या मतलब है, ये जो N1 कंट्री है वो एक्स को क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा y की जगह। ठीक है, x को वो बेचेगा कंट्री नेशन 2 को और उसकी जगह नेशन 2 से y लेगा। और फिर ये एक बात ध्यान देने की है, देखिए पहले ये इंडिफरेंस कर्व 1 पे थे, बिफोर ट्रेड दे वर ऑन इंडिफरेंस कर्व 1, लेकिन आफ्टर ट्रेड क्या हो गया, वो ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे आ गए, दे मूव टू इंडिफरेंस कर्व 2। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा उनका, ई पॉइंट पे, जहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या है, ई डैश लिखा है मैंने यहाँ पे जो है इनका इक्विलिब्रियम होगा। तो N2 will export good Y in exchange of good X and consume at point E। ठीक है, ऑन IC कर्व 2, IC कर्व 2 पे आ जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, नेशन 1 जो है वो लेबर अबाउंडेड है, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोड्यूस होने वाली गुड एक्स का प्रोडक्शन अपना बढ़ा देगा अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। तो ये है हमारे आफ्टर ट्रेड सिचुएशन, दिस इज आफ्टर ट्रेड, दिस इज बिफोर ट्रेड। ठीक है, और ये जो है नेशन 2 है वो y का प्रोडक्शन बढ़ा देगा और x का कम कर देगा, बिकॉज ये कैपिटल इंडोव्ड है और जो y है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोड्यूस होने वाली गुड है। तो फिर क्या होगा, ये B1 डैश पे अपना प्रोडक्शन डिसाइड करेगा और ये जो है बी डैश पे, नेशन 1 बी डैश पे प्रोडक्शन डिसाइड करेगा, नेशन 2 जो है बी डैश पे करेगा, नेशन 1 बी पे करेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक कॉमन टेंजेंट जो है इसकी प्राइस लाइन आ सकती है जो कि IC2 पे टेंजेंट है ई पॉइंट पे जहां पर इक्विलिब्रियम होगा। तो ये जो है ये ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे आ जाएंगे दोनों नेशन। ये ध्यान देने की बात है, दोनों नेशन को फायदा होगा, वो IC1 से दोनों नेशन IC2 पे
आ जाएंगे। अब देखिए क्या हुआ, कितना अपनी कमोडिटी जो है पहले जब ट्रेड नहीं था, ठीक है, जब ट्रेड नहीं था तो इक्विलिब्रियम कहाँ था, ए पे, नेशन वन का इक्विलिब्रियम था ए पे, ठीक है। तो दैट मीन्स एक्स की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी, 100, और वाई की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी, 40। उसके बाद अब जब ट्रेड होने लगा, ठीक है, ट्रेड होने लगा तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम ए से मूव होके कहाँ आ गया, बी पे। तो बी पे एक्स की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, बी पे हो रही है एक्स की 120 यूनिट्स, और वाई की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वाई की हो रही है 20 यूनिट्स प्रोड्यूस। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो क्या हुआ, 20 यूनिट्स एक्स की बढ़ गई और वाई की 20 यूनिट्स कम हो गई, ठीक है। अब ए डैश पे अगर अपन देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पहले ये ए डैश पे इक्विलिब्रियम था, तो वाई की ये कितनी, एक्स की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी, थोड़ा सा यहाँ से नीचे जाके देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70, और यहाँ पे ये कितनी प्रोड्यूस हो रही थी, ये भी 70 प्रोड्यूस हो रही थी, 70 एक्स एंड 70 वाई। सॉरी, ये इधर इधर से देख लेते हैं थोड़ा, ओके। यहाँ पे इसको हटा देती हूँ मैं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ओके। अब देखिए ये तो था बिफोर ट्रेड 70 एंड 70, अब आफ्टर ट्रेड क्या हो रहा है, आफ्टर ट्रेड ये आ गया बी डैश पे, ठीक है, बी डैश पे आ गए, तो एक्स की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, 40, एंड वाई की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, 120, ठीक है। तो एन वन नेशन से नेशन जो है कितना एक्सपोर्ट करेगा, एन वन नेशन एक्सपोर्ट करेगा बी से सी, ये जो है ये इतना वो एक्सपोर्ट करेगा, इतना बढ़ा दिया, तो ये इतना एक्सपोर्ट करेगा बिकॉज इक्विलिब्रियम यहाँ पर ई पर है, ई से मैंने ये लाइन खींची, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 120, और यहाँ पे है कितना 80, तो 120 माइनस 80, दैट मीन्स 40 यूनिट्स ये एक्सपोर्ट करेगा, और इंपोर्ट कितना करेगा, इंपोर्ट भी ये 40 यूनिट्स करेगा, ये इंपोर्ट हो जाएगा सी टू ई, सी टू ई जो है ये इंपोर्ट करेगा, सीई। So with trade, both the nations gain from trade and both reaches at higher indifference curve। सबसे बड़ी जो ध्यान रखने की बात यही है कि जो दोनों हैं वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे जो शिफ्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। तो ये था हमारा हेक्स्चर-ओलिन थ्योरम। अब वो देखिए नेक्स्ट जो है हमारा फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरम है। तो सबसे पहले तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे देखते हैं मैंने यहाँ पर लिया है एक्स एक्सिस पर जो है हमारा फैक्टर प्राइस रेशियो, ठीक है, W अपॉन आर, W है वेजेस, R है हमारा कैपिटल का इंटरेस्ट, तो ये है फैक्टर प्राइस रेशियो, ठीक है। और जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे हमने कमोडिटी की प्राइसेस ली हैं, तो ये है प्राइस रेशियो, कमोडिटी प्राइस रेशियो। तो क्या कहता है ये, क्या कहती है ये थ्योरम, ये थ्योरम कहती है ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड there will be an equalization in the relative and absolute returns to homogeneous factor among the nations, ठीक है। वापस देखिए इसको, ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड देयर विल बी एन इक्वलाइजेशन इन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिटर्न्स टू होमोजीनियस फैक्टर्स अमंग द नेशंस। दैट मीन्स ये थ्योरम ये कह रही है कि जब इंटरनेशनल ट्रेड होगा, अब देखिए ये हमने जो हेक्स्चर-ओलिन थ्योरम की ये बिल्कुल उसके कंटिन्यूएशन में है, तो यहाँ हमने हेक्स्चर-ओलिन थ्योरम में क्या कहा, इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो जो लेबर, जहां पर लेबर अबंडेंट कंट्री है वो क्या करेगी, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से यूज होने वाली कमोडिटीज का प्रोडक्शन बढ़ा देगी, कमोडिटीज का प्रोडक्शन बढ़ा देगी, तो दैट मीन्स लेबर की डिमांड वहां बढ़ जाएगी, लेबर की डिमांड बढ़ने से क्या होगा, वेजेस जो है वेजेस हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से वेजेस इंक्रीज होंगे और वो दूसरी कंपनी, दूसरा जो नेशन है जहां पर कैपिटल अबंडेंट है, लेबर थोड़ा
कम मिलता है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे लेबर की जो डिमांड है कम हो जाएगी, बिकॉज वहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज होने वाली जो प्रोडक्शन जो कमोडिटीज हैं, प्रोड्यूस होने वाली कमोडिटीज हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो वहां पर जो है वेजेस गिर जाएंगे, बिकॉज लेबर की वहां पर प्रोडक्शन, लेबर की डिमांड जो है कम हो रही है। तो इस वजह से क्या होगा, जब ये इस तरह से ट्रेड होगा तो क्या सोचा है आपने कभी कि मतलब पूरी दुनिया में जो है अगर फ्री ट्रेड इस तरह से हो रहा है तो सब जगह क्या होगा, सारे फैक्टर्स का जो रेम्यूनरेशन है, वेजेस वगैरह सारी कंट्रीज में इक्वल हो जाएंगे, सब जगह वेजेस इक्वल होंगे, सब जगह कैपिटल का जो रेंट कैपिटल का इंटरेस्ट है वो इक्वल होगा। आप सोचिए यहाँ पर जितनी सैलरी किसी लेबर को मिलती है यूएसए में भी उतनी ही सैलरी मिलेगी। तो ये इस तरह से जो होमोजीनियस फैक्टर्स हैं उनके रिटर्न जो है वो सारे जो नेशंस हैं उसमें इक्वलाइज हो जाएंगे, सब में बराबर हो जाएंगे। तो ड्यू टू ट्रेड wages of homogeneous labor will same across all the trading nations, that is W and R will be same in two nations। ठीक है, जहां पर ट्रेड हो रहा है दोनों नेशंस में W और R जो है वो सेम होंगे। तो क्या होगा आफ्टर ट्रेड एन वन जो कंट्री है नेशन वन जो है वो स्पेशलाइज करेगा गुड एक्ट्स में, तो उससे क्या होगा, इट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ वाई। ठीक है, वाई का प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, वाई का प्रोडक्शन कम होगा, दैट मीन्स क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए वेजेस जो है, वेजेस तो हमारे बढ़ जाएंगे और ये जो है आर जो है हमारा कम हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या है, ये ऊपर वाला अगर इंक्रीज हो रहा है और नीचे वाला डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये जो रेशियो है ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज होगा। ओके, तो दैट मीन्स क्या है, इसका जो मूवमेंट है यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो जाएगा। अभी देखिए इस प्राइस की भी अपन बात करते हैं, सिर्फ यही मूवमेंट नहीं हो रहा है, बिकॉज ये भी मूवमेंट होगा। ये मूवमेंट क्यों होगा, जब यहाँ पे ये हमारी प्राइस है, एक्स की प्राइस है अपॉन वाई की प्राइस है। अब जब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेबर जो है वेजेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, वेजेस इंक्रीज होंगे तो दैट मीन्स क्या है, वेजेस इंक्रीज होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी इंक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स प्राइसेस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी, तो पी एक्स जो है वो इंक्रीज होगा। इसी तरह जो कैपिटल है इसकी कैपिटल की जो है वो रेम्यूनरेशन है, जो इसका इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है। तो दैट मीन्स क्या है, जो कैपिटल इंटेंसिव जो भी गुड्स हैं जो कि अपने यहाँ पे है कैपिटल इंटेंसिव हमने माना है वाई, तो उसका क्या होगा, जब अगर जो कैपिटल है उसकी कॉस्ट कम आ जाएगी, तो कैपिटल की कॉस्ट कम आने से वाई की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। वाई की प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने का क्या मतलब है, प्राइस वाई की प्राइस भी कम हो जाएगी। तो दैट मीन्स क्या होगा, जब ये ऊपर वाला इंक्रीज हो रहा है और नीचे वाला किसी भी फ्रैक्शन में डिक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स ओवरऑल ये जो रेशियो है, ये जो फ्रैक्शन है ये इंक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स ये भी अपवर्ड मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, दैट मीन्स ये मूवमेंट जो होगा वो ए टू बी मूवमेंट होगा। ठीक है, इनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से एक और चांस है उनके लिए। ठीक है, अभी देखेंगे, ये हमने देखा था नेशन वन के लिए, नेशन टू के लिए देखेंगे अपोजिट हैपेंस इन नेशन टू, वाई प्रोडक्शन इज इंक्रीज एंड एक्स प्रोडक्शन रिड्यूस। नेशन टू जो है वो कैपिटल अबांडेंट है, तो कैपिटल इंटेंसिव गुड वाई का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करेगा, तो दैट मीन्स जो है हमारी कैपिटल है, कैपिटल की डिमांड इंक्रीज होगी, तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा आर है, कैपिटल की जो रेट है, कैपिटल की जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी कि और साथ में देखें अगर अपन कि एक्स का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होगा, तो एक्स क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोड्यूस होता है, तो दैट मीन्स लेबर की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि इसके वेजेस जो हैं
डिमांड कम होने से वेजेस भी कम हो जाएंगे। अब ये जो W अपॉन R है इसमें W कम हो रहा है और R इंक्रीज हो रहा है। नीचे वाला जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है और ऊपर वाला कम हो रहा है। तो दैट मीन्स ये जो क्वांटिटी है, ये जो नंबर है ये कम हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये जो है इसका मूवमेंट कहाँ होगा, इस तरफ। ठीक है, इसका मूवमेंट होगा इस तरफ। अब प्राइस रेशियो की अगर बात करें तो जब लेबर इंटेंसिव टेक्निक से यूज होने वाली कमोडिटीज जो है वो बढ़ रही हैं, कमोडिटीज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से यूज होने वाली कमोडिटीज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो क्या है इसका मतलब, कैपिटल की डिमांड बढ़ रही है और कैपिटल की डिमांड बढ़ने से कैपिटल की रेट बढ़ रही है। तो कैपिटल की रेट बढ़ने से क्या होगा, यानी कि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। कैपिटल की किसी भी फैक्टर की रेट बढ़ रही है तो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी तो उस चीज की प्राइस भी बढ़ जाएगी। यानी इस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो पी वाई है वो बढ़ेगा। ठीक है, पी एक्स की अपन बात करें, पी एक्स का क्या होगा, लेबर इंटेंसिव चीजों का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो वही चीज है, लेबर की डिमांड कम हो जाएगी, वेजेस हमारे कम हो जाएंगे। वेजेस कम होने से क्या होगा कि कॉस्ट कम हो जाएगी लेबर इंटेंसिव टेक्निक से यूज होने वाली चीज की, यानी कि एक्स की कॉस्ट कम हो जाएगी। एक्स की कॉस्ट कम होने से उसकी प्राइस कम हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, पी एक्स जो है डिक्रीज हो रहा है, ऊपर वाला नंबर डिक्रीज हो रहा है और नीचे वाला नंबर इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ये जो नंबर है कम हो रहा है, दैट मीन्स इसका मूवमेंट यहाँ नीचे की तरफ होगा। तो ये जो है प्राइस रेशियो का मूवमेंट इस तरफ होगा, फैक्टर प्राइस रेशियो का मूवमेंट इस तरफ होगा, और दैट मीन्स ये जो है इस कर्व पे ए डैश जो है ये मूव करेगा बी की तरफ। यहाँ पर बी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा। इस पॉइंट पर क्या होगा कि जो भी सारे फैक्टर्स हैं और प्राइसेस हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सारे फैक्टर्स की प्राइस जो है इक्वल हो जाएगी, विल बी द सेम अक्रॉस ऑल नेशंस। ठीक है, सारे जो नेशंस हैं उनमें फैक्टर्स की जो प्राइस है वो इक्वल हो जाएगी। तो इसीलिए इसे कहते हैं फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, जो कि पार्ट है हमारे हेक्सचर ओली सिमिल्सन थ्योरम का। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी की बची हुई दो थ्योरीज हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।